नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर और अच्छी खबर लेके आया हूं दोस्तों। जैसे आप पीछे देख पा रहे हैं, पे कमीशन ने अपना पहला पेमेंट जारी करने का काम किया है। जी हां दोस्तों, अगर मैं बात करूं पार्ट टाइम जॉब की, तो पार्ट टाइम जॉब के लिए किसी को 45,000, किसी को 30,000, किसी को 22,500 रुपए का ऑफर किया गया है। और ये 6 घंटे, दिन का 6 घंटे जो काम करेंगे उनके लिए, साथ ही साथ जो दिन का 12 घंटे पार्ट टाइम करेंगे उनके लिए, किसी के लिए 90,000, किसी के लिए 60,000, किसी के लिए 45,000, और जो फुल टाइम जॉब करेंगे, फुल टाइम काम करेंगे, उनके लिए 1,80,000 से 1,20,000 से 90,000 तक का जो है पेमेंट की घोषणा जो है 8वें पे कमीशन ने की है। आखिर ये है क्या, इसके बारे में आगे जानेंगे दोस्तों, क्योंकि 3 नवंबर 2025 को जब भारत सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल करके पे कमीशन को काम सौंपा है, तो उसी में से एक काम पे कमीशन ने कर दिया है, जिसका ये पूरा पेमेंट का भी उन्होंने चार्ट जारी किया है। आगे इसके बारे में डिटेल्स में समझेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ आप क्या गूगल पे इस्तेमाल करते हैं? आप भी अगर गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बेहद अहम जानकारी है। सावधानी ही बचाव होता है दोस्तों, इसीलिए सावधान रहें, जानकार रहें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैं सीधे आपको लेके चलता हूं पे कमीशन के वेबसाइट में, जहां से मैंने आपको जानकारी दी है। ये रहा पे कमीशन का वेबसाइट, ये रहा दोस्तों पे कमीशन का वेबसाइट। अब इसी ऑफिशियल वेबसाइट में कल एक लेटर अपडेट हुआ है दोस्तों। ये देखिए, ये रहा 10 अप्रैल 2026 का लेटर। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो 8वें पे कमीशन ने एक लंबा चौड़ा लेटर जारी किया है। जी हां, और लंबा चौड़ा लेटर जारी किया है। इस लेटर में क्या लिखा गया है, ये देखिए, 8 सेंट्रल पे कमीशन की तरफ से ये लेटर जारी किया गया है, और ये लेटर सिग्नेचर किया है, देखिए, मनीष कुमार जो कि डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने साइन किया है। और इस लेटर में, इस लेटर का डेट ये देखिए 10 अप्रैल 2026 का है। और इस लेटर में कुछ एप्लीकेशन मांगे गए हैं दोस्तों। जी हां, कुछ एप्लीकेशन मांगे गए हैं। 3 नवंबर 2025 को जब नोटिफिकेशन निकाला तो पे कमीशन को कुछ जिम्मेवारियां दी गई हैं। पेमेंट रिवीजन करना, पेंशन रिवीजन करना, जो भी रिकमेंडेशन है उसको सबमिट करना, 18 महीने का समय दिया गया है। तो उसमें जो काम पे कमीशन को दिए गए हैं, उनमें से कुछ काम अब पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए, इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ कंसल्टेंट इन 8 सेंट्रल पे कमीशन। जी हां, 8वें पे कमीशन को अपने लिए कंसल्टेंट जो है अपॉइंट करने की जिम्मेवारी भी दी गई थी गैजेट नोटिफिकेशन में, जिसका काम शुरू हो चुका है। अब किसकी किसकी भागीदारी रहेगी 8वां पे कमीशन को तय करने में, यह भी आगे तय होने वाला है दोस्तों। यह बहुत अहम है, क्योंकि हम अमूमन यह कहते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब कुछ क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया यहां बताया गया है। आप अगर क्वालिफाइड हैं, उस क्राइटेरिया को आप मीट कर रहे हैं, तो आप भी 8वां पे कमीशन का सदस्य बन सकते हैं। यह बहुत बड़ा मौका है। जी हां, बहुत बड़ा मौका है। और आपको कितना पेमेंट मिलेगा, कितना उसके लिए फुल टाइम के लिए कितना मिलेगा, वो झलकी आपको मैंने पहले दिखा दी थी। उसके बारे में डिटेल्स में आगे समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो यह लेटर जारी किया गया 8वें पे कमीशन की तरफ से। और लेटर क्या है, सब्जेक्ट इसका जैसे देख पा रहे हैं, इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ कंसल्टेंट्स इन 8 सेंट्रल पे कमीशन। यानी कि 8वें पे कमीशन के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति हो रही है, जिसके लिए ये एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। कौन कौन कंसल्टेंट हो सकता है, यानी कि 8वां पे कमीशन का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है आपको। 8वां पे कमीशन का सदस्य के रूप पर 8वें पे कमीशन को जो है विचार विमर्श करने के लिए इनवाइट किया जा रहा है। यह बहुत बड़ी बात है। अब मौका है, आगे क्वालिफिकेशन भी बताऊंगा। देखिए, 8 सेंट्रल पे कमीशन 8 CPC हैज बीन constituted to make recommendations related to emolument structure of the different categories of officers, employees and on pensions. Applications are invited from eligible candidates for engagement as consultant at the commission on contractual basis as per the guidelines including scope of working given in annexure। यानी कि 8वां पे कमीशन को जो काम सौंपा गया है, जो पेमेंट या पेंशन बढ़ोतरी के लिए उसका रिकमेंडेशन करने का काम सौंपा गया, उसके लिए हमें कंसल्टेंट्स की जरूरत है। अब हम कंसल्टेंट्स इनवाइट कर रहे हैं। इस तरीके की बातें यहां कही गई हैं। और साथ ही साथ दोस्तों,
आगे किस तरीके से अप्लाई करना है वो लिंक वगैरह यहां बताया गया है। अब देखिए आगे दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए एनेक्जर गाइडलाइन फॉर एंगेजमेंट ऑफ कंसल्टेंट इन 8th सेंट्रल पे कमीशन। 8वें पे कमीशन के लिए जो कंसल्टेंट को नियुक्ति की जा रही है उनके लिए क्या गाइडलाइन है, ये देखिए। सबसे पहले देखिए जनरल कंडीशन फॉर एंगेजिंग कंसल्टेंट, यानी कि एक कंसल्टेंट के तौर पर एंगेज होने के लिए जनरल कंडीशंस क्या है। कंसल्टेंट्स वुड बी एंगेज फॉर ए फिक्स्ड पीरियड फॉर प्रोवाइडिंग हाई एंड सर्विसेज और फॉर अटेंडिंग टू स्पेसिफिक एंड टाइम बाउंड जॉब्स ऑफ द कमीशन, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए और टाइम बाउंड जॉब करने के लिए उनको जो है अपॉइंट किया जाएगा। कंसल्टेंट्स वुड नॉट बी एंगेज फॉर रूटीन डे टू डे वर्क, यानी कि उनको डेली का डे टू डे वर्क में नहीं एंगेज किया जाएगा। आगे देखिए द एंगेजमेंट ऑफ कंसल्टेंट्स शेल बी ऑन फुल टाइम बेसिस और पार्ट टाइम बेसिस। जो कंसल्टेंट होंगे वो पार्ट टाइम भी हो सकते हैं, फुल टाइम भी हो सकते हैं। द फुल टाइम कंसल्टेंट्स शेल नॉट बी permitted to take up any other assignment during the period of consultancy with the commission, यानी कि जो फुल टाइम का कंसल्टेंट के रूप पे नियुक्त होंगे उनको कुछ और जगह पर एंगेज नहीं हो सकते वो। आगे देखिए द एंगेजमेंट ऑफ कंसल्टेंट इज ऑफ टेम्पोररी नेचर एंड इट कैन बी कैंसल एट एनी टाइम विदाउट असाइनिंग एनी रीजन, यानी कि ये टेम्पोररी अपॉइंटमेंट है, इसको कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है। चलिए आगे लिखा गया है स्कोप ऑफ वर्क, क्या काम उनको करना पड़ेगा, क्या स्कोप है, काम का क्या स्कोप है वो आप देखिए। ये देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है दोस्तों। अब इसमें भागीदारी, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं तो हम अपने तरफ से भी, चाहे हम जवान हैं, चाहे हम जेसीओ हैं, चाहे अधिकारी हैं, हम अपने तरफ से भी कंसल्टेंट के रूप पर जो है अपॉइंट कर सकते हैं। बहुत बड़ा मौका है। हम बोलते रहते हैं कि हमारा कोई भागीदारी नहीं है, हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, अब मौका आ गया है रिप्रेजेंटेटिव के रूप पर कंसल्टेंट बनने का। चलिए अब स्कोप ऑफ वर्क क्या है, एनालिसिस ऑफ सैलरीज, पे स्ट्रक्चर, अलाउंसेस, पेंशंस एक्सेट्रा फॉर एम्प्लॉय कैटेगरीज लिस्टेड इन द कमीशन टीओआर, यानी कि उनका पेमेंट पेंशन को एनालाइज करना, अलाउंसेस को एनालाइज करना, ये काम रहेगा। अगला काम क्या रहेगा, रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग इमोलूमेंट स्ट्रक्चर, यानी कि अभी जो एग्जिस्टिंग इमोलूमेंट्स है उसको रिव्यू करना। अगला काम रहेगा गैदर एंड स्टडी डाटा फ्रॉम रिपोर्ट्स, डाटाबेस एंड सर्वेज टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स ऑन पे, इमोलूमेंट्स, डेमोग्राफिक एक्सेट्रा, यानी कि डाटा कलेक्ट करना, कैसा ट्रेंड रहा है, बढ़ोतरी किस तरीके की रही है पीछे, ये सारे चीजों के ऊपर डाटा कलेक्ट करने का भी काम रहेगा। अगला लीगल रिसर्च ऑन मैटर्स रिलेटेड टू द रेमिट ऑफ द कमीशन, यानी कि कमीशन के रेमिट को लेकर जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं उनको लेकर के किस तरीके के अलाउंसेस या किस तरीके के बढ़ोतरी में किस तरीके के कोर्ट के ऑर्डर्स वगैरह हैं, उन चीजों को भी एनालाइज करना है। आगे कोऑर्डिनेट विथ वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन डाटा, यानी कि विभिन्न मंत्रालयों के साथ, विभिन्न विभागों के साथ कोऑर्डिनेट करना, उनसे डाटा कलेक्ट करना। आगे असिस्ट इन स्पेशलाइज्ड स्टडीज ऑन स्पेसिफिक एचआर और कॉम्पेंसेशन इश्यूज एज रिक्वायर्ड, अलग अलग जो स्टडीज होंगे ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड उस पर भी असिस्टेंस प्रोवाइड करना। आगे दोस्तों असिस्ट ऑन रिव्यू ऑफ द ग्रेचुइटी एंड बोनस मैकेनिज्म, यानी कि जो ग्रेचुइटी और बोनस का जो तरीका है उस पर स्टडी चलेगा तो उस पर भी असिस्ट करना। इसके साथ ही साथ दोस्तों अगला देखिए, अगला है ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट डाटा कलेक्शन टू क्रिएट रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशंस, यानी कि जो डाटा कलेक्ट होगा उसको ट्रांसलेट करना, इंटरप्रेट करना या तो फिर प्रेजेंटेशन वगैरह बनाना, ये भी काम रहेगा जो कंसल्टेंट्स का। असिस्ट इन एनालिसिस ऑफ मेमोरेंडम, रिप्रेजेंटेशंस, रिस्पॉन्सेस ऑन मैटर्स रिलेटेड टू द मैंडेट ऑफ द कमीशन, यानी कि जो भी रिप्रेजेंटेशन, जो भी मेमोरेंडम जाएंगे उनका एनालिसिस करना। असिस्टेंस इन एस्टिमेशन ऑफ फिस्कल इंपैक्ट, यानी कि जो फाइनेंशियल इंपैक्ट है उसको भी एनालाइज करना, उसके ऊपर भी स्टडी करना, ये भी काम रहेगा। देखिए
परफॉर्म एनी अदर रिलेटेड टास्क बेस्ड ऑन द कमीशन मैंडेट, यानी कि पे कमीशन के लिए और भी कुछ काम होंगे तो उनको भी परफॉर्म करना। यानी कि जो भी ये अपॉइंटमेंट हो रहा है दोस्तों कंसल्टेंट्स का, ये बेहद अहम जिम्मेवारी है। बहुत सारे महत्वपूर्ण काम जो आपने देखे जो कंसल्टेंट्स कर सकते हैं आगे आने वाले समय में, तो ऐसे में क्राइटेरिया मीट करते हैं तो जरूर इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। हमारा रिप्रेजेंटेशन होने वाला है अगर आप चाहें तो। चलिए क्राइटेरिया भी बता दूंगा मैं। ये देखिए, सबसे पहले जो बेसिक क्राइटेरिया है, कंसल्टेंट जो सीनियर कंसल्टेंट रहेंगे वो टोटल जो रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन ईयर्स, एक्सपीरियंस उनका सर्विस का एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, वो कम से कम 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उनकी उम्र, मैक्सिमम उम्र 45 साल है। और स्ट्रेंथ कितना है, कितने कंसल्टेंट होने वाले हैं, 5 कंसल्टेंट होने वाले हैं सीनियर। फिर कंसल्टेंट 6 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 40 साल का मैक्सिमम उम्र है, 5 जो है नंबर ऑफ कंसल्टेंट 5 है। आगे कंसल्टेंट यंग प्रोफेशनल, उसमें से 4 साल से ज्यादा का जो है होना चाहिए उनका एक्सपीरियंस, 32 ईयर मैक्सिमम लिमिट है और 10 कंसल्टेंट लिए जाएंगे। कुल मिलाकर के 20 कंसल्टेंट्स लिए जा रहे हैं। बहुत अहम है। चलिए अब आगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, द कट ऑफ डेट वुड बी 1 अप्रैल 2026, यानी कि ये जो लिमिट है इसके लिए कट ऑफ डेट है 1 अप्रैल। ये जो लिमिट है, जो एज का लिमिट और सर्विस का लिमिट है, इसके लिए 1 अप्रैल 2026 है। चलिए अब देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, यानी कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना जरूरी है कंसल्टेंट के रूप पर 8वां पे कमीशन में अपॉइंट होने के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, द कैंडिडेट विथ ईदर ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन कैन अप्लाई, मास्टर्स और एमबीए डिग्री इन विथ फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सिमिलर सब्जेक्ट। या तो ये हो या तो ये हो या तो फिर LLB enrolled with bar council, bar association with relevant experience in law research or having experience in handling service matters in tribunals, courts as an advocate। ये बहुत बड़ा मौका है, इसमें बहुत सारे हमारे जवान भी हैं, अब निकल के आए पे कमीशन का हिस्सा बने। जी हां, एडवोकेट, बहुत सारे LLB वाले एडवोकेट जवानों में भी हैं, जेसीओ में भी हैं, अधिकारी में भी हैं जो बार काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि बार काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड नहीं होने से प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। तो ऐसे में आप अगर LLB डिग्रीधारी हैं, बार काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड हैं, तो आप भी अप्लाई करें, मौका है ये 8वां पे कमीशन में हिस्सा बनने का, उसका सदस्य, उसका कंसल्टेंट बनने का, ये बहुत बड़ा मौका है। तो ऐसे में बाद में अब जितने भी इस क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं उनके लिए मेरा रिक्वेस्ट है, चाहे आप अधिकारी हैं, जेसीओ हैं, जवान हैं, अपना रिप्रेजेंटेशन जो है देने का समय आ गया है। आपको पेमेंट भी मिलेगा, अच्छा खासा पेमेंट मिलेगा, आगे बताऊंगा। फुल टाइम ना सही, पार्ट टाइम तो ज्वाइन कर ही सकते हैं। इसलिए अब हमारी गुजारिश है, जितने भी हमारे ऐसे क्वालिफाइड जवान, जेसीओ, अधिकारी हैं, फौज की तरफ से अपना रिप्रेजेंटेशन देने के लिए जरूर ही एनरोल करें, जरूर इसके लिए अप्लाई करें। ये देखिए, तो बहुत बड़ा ये मौका है दोस्तों। अब देखिए सिलेक्शन कैसे होगा, उसका पूरा डिटेल्स दिया गया है। एंगेजमेंट कंडीशंस क्या क्या होंगे, प्रोसीजर क्या रहेगा, टेन्यूर ऑफ अपॉइंटमेंट क्या होगा, रेम्यूनरेशन यानी कि आपको फाइनेंशियली कितना फायदा मिलेगा, इसका एक आपको मैंने पहले भी बता दिया था। देखिए जो कंसल्टेंट थे, जो जूनियर लेवल के कंसल्टेंट थे, उनके लिए अगर पार्ट टाइम 6 घंटे का जॉब करेंगे तो 22,500 रुपए उसके बाद हर महीने का, और अगर 12 घंटे करेंगे तो 45,500 रुपए, और पूरा फुल टाइम करेंगे तो 90,000 रुपए हर महीने का उनको तनख्वाह के रूप में मिलेगा। ये एक तनख्वाह है, उसके साथ साथ और भी कुछ TADA वगैरह भी मिलेंगे। वहीं अगर हम बीच वाले कंसल्टेंट की बात करें तो 30,000 रुपए पार्ट टाइम 6 घंटे, 60,000 रुपए पार्ट टाइम 12 घंटे, और 1,20,000 रुपए फुल टाइम करने के लिए। और जो सीनियर कंसल्टेंट है उनके लिए 6 घंटे वालों के लिए 45,000, 12 घंटे वालों के लिए 90,000, और जो फुल टाइम करेंगे उनके लिए 1,80,000। तो देखिए दोस्तों, अच्छा खासा पेमेंट भी है। इसलिए जो भी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं वो बेशक आपके खुद के लिए ना सही, बाकी लोगों के लिए भी जरूर अप्लाई करें, ये मौका है। चलिए, तो ये रहा, आपने देखा दोस्तों, ये रहा 8वां पे कमीशन का लेटेस्ट अपडेट। उनको
क्या मिलेगा, कितने दिन का छुट्टी मिलेगा, वो सारा डिटेल्स भी यहां पर है। कॉन्फिडेंशियलिटी, डाटा का कॉन्फिडेंशियलिटी, जो काम आप कर रहे हैं उसका कॉन्फिडेंशियलिटी जो है रखना पड़ेगा, ये सारी चीजें भी यहां पर लिखी गई है। तो बेहद अहम लेटर पे कमीशन ने निकाल दिया दोस्तों, जिस पर अब कंसल्टेंट सर्विस कंडीशंस क्या रहेंगे, कंसल्टेंट्स की अब भर्ती के लिए अप्लाई किया जा सकता है, अप्लाई कर सकते हैं। देखिए एलिजिबल जो भी हैं, हालांकि जवानों में शायद बहुत कम एलिजिबल होंगे, लेकिन फिर भी हैं, बहुत सारे हैं। अब मैं तो एलिजिबल नहीं हूं, मेरा अगर ये क्राइटेरिया मीट करता तो शायद मैं खुद भी अप्लाई कर देता। देखिए तो कहीं ना कहीं मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा था, बहुत सारे जवान एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन एलिजिबल जवान भी हैं, जेसीओज भी हैं, अधिकारी भी हैं, तो जरूर अप्लाई करें। अब दोस्तों अगली जानकारी है गूगल पे को लेकर के। गूगल पे में बताया जा रहा है कि गूगल पे के अंदर कुछ ऐसा फीचर आ गया है जिससे आपका हो सकता है अकाउंट खाली हो जाए। जी हाँ, मुझे भी एक व्हाट्सएप में मैसेज आया, ये जो साइड में मैसेज देख पा रहे हैं। अब इस मैसेज में आप ये जो गूगल पे के अंदर ये वाला ऑप्शन देख पा रहे हैं, पीपल के नीचे जो पॉकेट मनी, अब ये आपके गूगल पे के अंदर भी है, आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। अब इसमें एक वॉइस मैसेज साथ में वायरल हो रहा है, सुन लीजिए। सर मैं जो स्क्रीनशॉट भेजा मैंने, ये स्क्रीनशॉट गूगल पे से मैंने निकाला था। जैसे कि किसी का पे करने के लिए जाते हैं हम, तो वो उसका नाम या स्कैनर है जिसे हमने क्यूआर कोड को स्कैन करके हम पेमेंट करते हैं। तो अचानक 2 दिन से ये आ रहा था, छोटा सा एक आर्ट टाइप का एक फोटोज, दोनों आदमी हैंड शेकिंग करते हुए। इसके ऊपर गलती से टच मत करना, ये रियलिटी है। बाकी न्यूज़ जैसे आप इसको मजाक और फेक नहीं समझना। इसके ऊपर टच करोगे, आपको जीपे के अंदर जितनी अकाउंट के ऊपर पेमेंट है वो पूरी ड्राइव हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल करके देख लिया है बंदा भी, जो 1000 रुपये जो रखा था। लेकिन आप अगर मेन अकाउंट से लिंक जुड़ा हुआ, वो पूरी की पूरी ड्राइव कर लेगा। आपको कोई जरूरत नहीं है ये पी के फाइल आएगा या 91 फाइल से आपको ओटीपी मांगेगा, कुछ नहीं मांगेगा। ये जैसे लेते हैं आपको ओटीपी वगैरह बिल्कुल नहीं आएगा आपका, एकदम आपका अकाउंट से बिल्कुल ड्राइव हो जाएगा। सर ध्यान रखना। और किसी का भी आप चाहते हो ये शेयर करना है, इसको स्क्रीनशॉट को भी आप शेयर कर लो, आपको दोस्त को, फैमिली मेंबर को, और जो स्टाफ को जो भी कहीं काम कर रहे हैं, या वहां पर नेट कनेक्शन भी नहीं है, उनको वर्बली फोन करके भी बता सकते हो आप। जय हिंद सर, थैंक यू। तो आप सबने पूरा मैसेज सुन लिया। अब इसमें ये जो ऊपर आप इस मैसेज को देखेंगे तो फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स, यानी कि ये मैसेज जो है व्हाट्सएप में बहुत बार सेंड किया गया है। हो सकता है आपके मोबाइल में भी, आपके व्हाट्सएप में भी आ गया है। तो इसकी सच्चाई क्या है? क्या सही में उस पॉकेट मनी वाला जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करेंगे तो क्या आपका पैसा खाली हो जाएगा? क्या कोई ओटीपी के बगैर, किसी भी और जानकारी के मांगे बगैर ही आपका अकाउंट में से पैसे निकल जाएंगे जिस तरीके से यहां बताया गया है? तो आपको मैं दिखाता हूं, ये रहा मेरा खुद का गूगल पे के अंदर, मैं लॉगिन होकर के ये गूगल पे अपना यूज कर रहा हूं। आप इसमें देख पा रहे हैं, ये रहा पॉकेट मनी। अब इसको मैं अगर क्लिक करके खोलता हूं तो इसमें क्या दिखाई देता है, ये देखिए, पॉकेट मनी गोज डिजिटल, आस्क योर लव्ड वंस टू डाउनलोड द गूगल पे ऐप, लेट देम पे यूजिंग योर बैंक अकाउंट। मैं अभी लाइव अपना गूगल पे में आपको ये स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूं। उसके आगे नीचे और ऑप्शन है, यू डिसाइड अ मंथली लिमिट, दे कैन यूज देयर लिमिट टू पे यूजिंग यूपीआई एंड यू विल बी नोटिफाइड एवरी टाइम दे पे। इसका मतलब क्या है आगे समझाऊंगा। आगे लिखा गया, दे कैन पे इंडिपेंडेंटली, दे कैन स्कैन क्यूआर टू पे एट कैफेज एंड शॉप्स और सेंड मनी टू पे समवन यूजिंग योर बैंक अकाउंट। यानी कि दोस्तों ये जो पॉकेट मनी करके जो सुविधा गूगल पे के अंदर लागू की गई है, ये कोई फ्रॉड नहीं है, ये कोई आपका अकाउंट खाली करने वाला कोई ऐसा स्कीम नहीं है। ये है गूगल पे ने एक नई फैसिलिटी लागू की है, पॉकेट मनी। मान लीजिए आपके बच्चे बाहर रहते हैं, उनका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, तो आपका गूगल पे के साथ उनके मोबाइल में भी एक गूगल पे डाउनलोड करके उसको लिंक कर सकते हैं। बच्चे पेमेंट करेंगे, जो भी खर्चा वगैरह किया उसको पेमेंट करेंगे, आपके पास उसका हर बारी का नोटिफिकेशन आएगा। उसमें आप लिमिट भी तय कर सकते हैं कि मैक्सिमम कितने तक वो पे कर सकते हैं। तो एक आप बच्चों को पॉकेट मनी दे सकते हैं। इस तरीके का एक फैसिलिटी ये लागू किया गया है, जो आपके गूगल पे के साथ उनके मोबाइल का गूगल पे कनेक्टेड रहेगा, आपके ही अकाउंट से पैसे कटेंगे, लेकिन वो एक सहूलियत, एड ऑन सहूलियत होगी जो बच्चे यूज कर सकते हैं जिनके पास अकाउंट वगैरह, बैंक अकाउंट वगैरह नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से गलत इंफॉर्मेशन फैलते हैं। इसलिए इस तरीके के जब भी आपके पास आते हैं ना, मैसेज आते हैं, कोई भी वायरल खबर आती है, तो उसको पहले जांच लें, परख लें, सच्चाई है कि नहीं है, उसको देखें, उसके आगे ही उसको आगे फॉरवर्ड करें।
जो आया धक दे सीन आगे फॉरवर्ड कर दिया। ऐसा ना करें, ऐसा मशीन ना बने आप कि गलत इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला मशीन। तो सावधान रहें, ध्यान से काम करें और इस तरीके के गलत इंफॉर्मेशन से बचे रहें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।